जैन प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई में कौन कौन से एडिटोरियल हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी को मैं आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करूंगा और किस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। तो आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। मैं एक बार क्लास को शेयर कर देता हूं टेलीग्राम पे, फिर उसके पश्चात चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज के पीआईबी, क्योंकि हम आपके साथ में पीआईबी को साइंटिफिक पॉइंट रखते हुए और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस व अदर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कवर करवाते हैं, इसी क्लास के माध्यम से आपका कंप्लीट चीजें हम आपको देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखो भाई, 80% से ज्यादा आपका जो करंट अफेयर होता है, 80% प्लस करंट अफेयर जो होता है, वो आपकी परीक्षाओं में, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, उसमें बेसिकली आता क्या है, आपका यहीं से करंट अफेयर बनता है। तो जुड़ जाइए सभी, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज के क्या क्या एडिटोरियल हैं, समय न गवाते हुए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के कौन कौन से एडिटोरियल हैं और किस किस पर हमारी चर्चा आपके साथ में होगी। पहला जो एडिटोरियल है, अगर हम उसकी बात कर लें, पहला एडिटोरियल है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये आपकी मुख्य परीक्षा को टारगेट करते हुए है। इसमें मुख्य परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2015 में स्टार्ट करी गई थी, आज उसको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं? इसको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और जब भी देखो, किसी को 10 वर्ष, 5 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, इस प्रकार से कुछ होता है, या 20 वर्ष होते हैं, तो यूपीएससी या फिर पीसीएस में उसकी प्रायिकता क्या हो जाती है, अधिक बढ़ जाती है। किसको लेकर के? एग्जाम में पूछने को लेकर के। तो इसको हम आपके साथ में देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे, दूसरा जो टॉपिक होगा, दूसरे टॉपिक की बात कर लें तो भारत में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, जय हिंद, जय हिंद, इंडियन वार्ता। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी देश का नाम ऐसा है और उस देश को खाद्य प्रधान या फिर कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और फिर मैं आपको एक यहां पर हिंट्स दे दूं, या मैं एक आपको ट्विस्ट बता दूं कि उसी देश में लोग भूखे मर रहे हो, उसी देश में लोग अनाज से मर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही घटिया बात हुई ना, कि एक तो कृषि प्रधान देश है और ऊपर से उसमें लोग खासतौर पर मर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। तो इसको हम जानेंगे, भारत में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा। ये जीएस पेपर नंबर आपके 3 से संबंधित है, डायरेक्टली आपके यहाँ पर मेंशन से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट मोस्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा, तीसरा टॉपिक देखेंगे भारत टैक्स 2026। देखो होगा क्या, यूपीएससी क्या करेगा, डबल कोमा में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ये दे देगा। ऐसे आपको डबल कोमा बनाएगा और कहेगा हाल ही में चर्चाओं में रहा भारत टैक्स 2026 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जनरेट कर देगा और दे देगा। ये पीआईबी में आपको छपा हुआ लेख पर आधारित है, तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ, उसके पश्चात चौथे अगर हम टॉपिक की बात कर लें, ये चौथा जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि अमीषा ने कहा था कल कि सर अभी क्या है, जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के दौरे पर आई हुई हैं, तो कुछ है क्या, कुछ निकला है क्या? हाँ, बिल्कुल निकला है। भारत और जापान के संबंधों को लेकर के बिजनेस फोरम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे वाक्य उन्होंने बोले हैं, उसको हम जानेंगे। और कई ऐसे वहां से क्वेश्चन भी निकल रहे हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो बहुत कुछ है, आपको सारी चीजें हैं, तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। नहीं, नेटवर्क इशू नहीं है, नेटवर्क इशू नहीं है हमेशा, आपकी तरफ से शायद हो, तो एक बार रिफ्रेश कर देना। मेरी तरफ से एकदम सारी चीजें क्लियर चल रही हैं। हाँ, इंडियन बादशाह, अमीषा, साक्षी, अमन, अमिता,
कुणाल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, वीडियो को लाइक करते चलेंगे सभी, और हो सके तो अपना फीडबैक भी देना, क्योंकि ये क्लास दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होती है। चलिए आइए देख लेते हैं। बढ़ते हैं आज की क्लास का पहला एडिटोरियल देखते हैं। पहला जो करंट अफेयर का एडिटोरियल है, डालिएगा हेडिंग, हेडिंग डालिएगा। हेडिंग आपको डालनी है और ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जीएस पेपर नंबर 3 से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है सर? एग्रीकल्चर जो आपका चैप्टर है, कृषि वाला जो चैप्टर है, उससे संबंधित है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बोले सर चर्चाओं में क्यों रहा? ये चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि ये 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। जब सरकार इनकी बनी थी 2014 में, तो भारत के किसानों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई की घटना, क्योंकि भारत में जो एग्रीकल्चर है वो मौसम पर आधारित है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर के आई थी सरकार 2015 में। आज इसको 10 वर्ष अधिक हो चुके हैं, मतलब कि 2026 चल रही है, तो 2025 में इसको 10 वर्ष हो गए। तो शायद में भी मेंस में क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिले। जो भी मेंस दे रहे हैं उनका ये एकदम से गोल्डन क्वेश्चन है, आना तय है। ये ध्यान में आपको रखना है, ये बात आपको क्या है ध्यान में रखनी है। तो आइए जरा देखते हैं इसको और समझने का प्रयास करते हैं। पीआईबी में छपे लेख पर आधारित था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि भारत में सिंचाई आधारित कृषि परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए इसको 10 वर्ष से अधिक पूरे हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? 10 वर्ष से अधिक इसको पूरे हो चुके हैं। और ये जो स्टार्ट की गई थी, अगर हम इसकी बात कर लें, तो ये 2015 में भारत सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 2015 में भारत सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। आपने हेडिंग डाली होगी कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक हेडिंग डाल दी, जीएस पेपर नंबर 3 लिख दिया। उसको लिखो वर्ष कब था? 2015। इसका उद्देश्य जरा देखना, प्रकृति क्या है इसकी। ये जो योजना है जरा समझना, ये योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कल मैं आपसे बात कर रहा था सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है यहां पर आप देखोगे क्या होगा, हिस्सेदारी जो होगी केंद्र और राज्य की एक अनुपात में होती है। जैसे 60:40 होगा, 90:10 होगा। वहीं अगर हम बात कर ले जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे पूर्वोत्तर हिमालय का रीजन है, वहां पर खासतौर पर क्या कर रही है, 100% केंद्र वित्त पोषित हो जाता है, तो वहां पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये तब्दील हो जाती है। तो एक बात जरूर ध्यान में आपको ये रखनी है कि जब कोई स्कीम्स होती है, परियोजना होती है, भारत सरकार उसको लेकर के आती है और पूरे भारतवर्ष में उसको लागू करती है, तो स्कीम वो दोनों प्रकार की होती है। उसको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी कहते हैं और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होता है। यूपीएससी क्या करेंगे, यूपीएससी में आपको यही मिल जाएगा स्टेटमेंट कि ये केंद्र प्रायोजित या फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ध्यान में आपको रखना है। क्लियर हुआ? इट इज क्लियर या नो? हाँ। अगर हम बात कर लें इस योजना का निर्माण जो हुआ, प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है, इसमें 3 प्रमुख योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया। ये कोई नवीन योजना नहीं थी, बल्कि पहले से ऑलरेडी चली आ रही जो योजनाएं थी, जो परियोजनाएं थी, उनको क्या कर दिया, इसमें मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के पश्चात लेकर के आगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब इसमें क्या क्या मर्ज किया गया उसको जरा देखते हैं। देखो, पहला जो पहले से चली आ रही थी जल संसाधन मंत्रालय की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम था, एआईबीपी चल रहा था ऑलरेडी पहले से, तो इसको इसमें मिलाया गया। उसके साथ साथ नदी विकास और गंगा कायाकल्प, जो कि अब जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है, इसको इसके अंतर्गत मर्ज कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग का एकीकृत जल साभर प्रबंधन कार्यक्रम, जिसको IWMP, और कृषि एवं सहयोग विभाग का ऑन फार्म जल प्रबंधन इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया। तो इन सबको क्या है, मर्ज करने के पश्चात एक नई स्कीम्स बनाई गई और उसका नाम रखा गया क्या, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, 2015 में केंद्र प्रायोजित योजना है, और उसके साथ साथ इसमें 3 परियोजनाएं जो चली आ रही थी उनको क्या है इसके अंतर्गत मर्ज करके बनाया गया। इसका फोकस क्या था, इसका फोकस क्या था, आइए जरा देख लेते हैं इसके फोकस क्षेत्र क्या क्या थे। तो आप मेंस लिख रहे हैं तो ये बहुत जरूरी आपको हो जाता है। फोकस क्षेत्र क्या है, सबसे पहले देखो, फोकस क्षेत्र था इसका पहला पॉइंट है आपका कुशल सिंचाई के माध्यम से खेत में जल अपव्यय में कमी करनी है। मतलब कि जो इरिगेशन है, जो आपका खासतौर पर सिंचाई की व्यवस्था है, अगर हम उसकी बात कर लें तो क्या है, अपव्यय में कमी करना है।
क्योंकि किसानों की अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट जाती है सिंचाई में, तो उसको क्या करना है, कम करना है। सिंचाई अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहन करना है। क्या करना है कि हम जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज करते हैं उसमें जो सिंचाई है, तो उसमें हम क्या करें, प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आए और वो क्या कर सके, इसमें निवेश कर सके। इन सबके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें आप लिखोगे, तीसरा पॉइंट में आप यहां पर लिखोगे, परिशहरी कृषि के लिए उत्पादित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए। पहला पॉइंट कि सबसे पहले क्या करना है, जल अपव्यय में कमी करनी है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आने हैं। थर्ड पॉइंट में क्या करना है, जो अपशिष्ट जल है उसको रिसाइकिल करना है। क्या करना है, रिसाइकिल करना है, उसको पुनः उपयोग में लेकर के आना है। अगर वो पानी आपके कपड़े धोने के पश्चात, जैसे वन फॉर एग्जांपल, आप क्या है, नहा लिए, नहाने के पानी को रिसाइकिल करके आप कपड़े भी तो धो सकते हैं, कपड़े धो लिए तो उससे आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल करके अपने घर की सफाई भी कर सकते हैं, अपने घर की सफाई कर सकते हैं, तो फिर उसको आप फिर जाकर के वो रिसाइकिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसको कवर करना है। इसके साथ साथ जल और फसल प्रबंधन के लिए विस्तारित सेवाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। चौथा पॉइंट इसमें लिखोगे। पांचवें पॉइंट में आप लिखोगे कि जलमग्न दृष्टिकोण के माध्यम से क्या है, आप देखोगे जलागम दृष्टिकोण के माध्यम से वर्षा आधारित क्षेत्रों का विकास करना है। जहां पर बरसात होती है उस वाटर को हम यूं ही बहने नहीं दिया जाए। मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो बरसात का पानी है वो हम अपने घर में या अपनी एक स्थान पर स्टोर कर लें। या तो वो पानी आप देखोगे पोंड में चला जाता है, पोखर में चला जाता है, या फिर वो बह करके नदी तालाब झील में चला जाता है, लेकिन हम उसको अपने लिए रिस्टोर नहीं कर पाते। बल्कि साउथ में क्या होता है, वहां पर स्टोर किया जाता है। राजस्थान में पोंड में वो अपने घर के पास में ही क्या है, तालाब बना लेते हैं, वहां पर चीजें कर लेते हैं, उसको फिर वो रिसाइकिल करते हैं, यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। इन सब के अलावा अगर हम देखें, छठा पॉइंट आप लिखोगे इसमें कि सिंचाई निवेश और जल उपयोग योजना के लिए अभिसरण करना है, कन्वेंशन करना है। मतलब कि एक साथ मिलकर के बैठ करके इस पर बात करनी है। हर खेत को पानी योजना के अंतर्गत आश्वत सिंचाई का विस्तार करना है। मतलब कि सभी को क्या होना चाहिए, पानी मिल सके हर खेत। जैसे आपने देखा होगा, हाँ, आप देखो होगा, पर ड्रॉप और मोर क्रॉप की बात यहां पर की गई है। इसके साथ साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जल स्रोतों का एकीकरण किया जाए। जो टेक्नोलॉजी है हम उसका उपयोग करें, और जो जल स्रोत है हमारे पास में उनका एकीकृत करो, उनके बारे में जानकारी हम जुटा सकें। इन सब के अलावा सटीक सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग की दक्षता में सुधार करें। जैसा कि मैं, आप देखोगे, एक एग्रीकल्चर खासतौर पर किसान परिवार से, फैमिली से हूं, तो मुझे पता है भारत में सिंचाई नॉर्थ इंडिया में बेसिकली कैसे होती है, और वेस्टर्न यूपी से हूं। तो यहाँ पर क्या होता है, समरसेबल ट्वेल लगा दिया जाता है खेत में। बस होता क्या है, वो ट्वेल्व चलता रहता है और खेत में एक ही नक्के से पानी चलता है, एक साथ वो चल रहा है, कोई पाइप नहीं, कुछ नहीं, बस पानी आ रहा है और वो सीधा चल रहा है। वो 3-4 दिन ऐसे ही चलेगा, उसको पूरा पौंड में तब्दील कर देंगे। अभी धान का रोपा हो रहा है तो आप देखोगे तो आपको लगेगा एक नया तालाब बन चुका है। इतना पानी, मतलब कि 3-3 4-4 फीट उसमें पानी भी लोग भर देते हैं और फिर उसका कभी पानी नहीं सूखने देते। ये सारी चीजें हैं। तो भारत में एक परंपरागत चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो सटीक सिंचाई के माध्यम से हम क्या करेंगे, सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, कि जो आपका बरसात का पानी है या फिर कई ऐसी चीजें हैं जो पानी हमारा वेस्ट होता है, उसको हम क्या कर सकें, भूजल संरक्षण कर सकें, और इतना ही पानी हम उपयोग करें जितना हमें उसकी जरूरत हो। अन्यथा आप सभी जानते हैं, आप बड़े अच्छे से वाकिफ हैं कि आजकल घरों में सबके लगभग आप देखोगे समरसेबल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनका पानी वो चलता रहता है, और बस लाइट आ रही है, वो समरसेबल चल रहा है, घर में पशुओं के ऊपर चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, फालतू में गार्डन में पाइप पड़ा हुआ है, चलता चला जा रहा है, किसी को कोई आप देखोगे चिंता नहीं है। इसलिए ये चीजें इसमें रखेगी। तो लगभग आपके 10 पॉइंट हैं। अगर आपने 10 पॉइंटों में से इसमें से 5 पॉइंट भी अगर निकाल के अच्छे से मेंस की परीक्षा में लिख दिए, आपका आंसर मजबूती की तरह देखने के लिए मिलेगा। इट इज क्लियर या नो? हाँ। शिवम और शुभम, एक शिवम और एक शुभम, हाँ दोनों ही। चलिए बहुत ही बढ़िया, आज सभी स्टूडेंट्स क्लास में विजिबल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं, बोलो। यहां तक चीजें एकदम अगर क्लियर हैं तो मुझे बताइएगा। एआई और कानून जो है चर्चा में सर, बिल्कुल होने चाहिए एआई, क्योंकि आजकल एआई के ऊपर क्या है, डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है।
और कानून क्यों है? क्योंकि भाई देखो क्या है, एआई कई बार आप देखोगे कानून को रिप्लेस कर रहा है, कानून को तोड़ रहा है, कई ऐसी गतिविधियां एक्टिविटीज कर रहा है। उस पर एडिटोरियल आएगा तो हम डिटेल्स में चर्चा परिचर्चा करेंगे, है ना, उस पर डिटेल्स में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। क्योंकि एआई अपने आप में एक सेपरेट, मैं कहूंगा एक चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर है एआई, छोटी चीज नहीं है एआई। कहने के लिए तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स इट, बस हो गया। कि जो मानव नहीं कर पाता या मानव की तरह करने की प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा हो गई है, आज वही तो क्या है, एआई है। आप जो नहीं कर पा रहे हैं, आपसे तीव्र गति से सटीक तरीके से वो कर पा रहा है, वही एआई है। कहने के लिए तो इतना, लेकिन वो स्पेसिफिक एक चैप्टर है, अलग अलग सेक्टर में आप उसको कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे इस पे लिखा जा सकता है बहुत अच्छे से, है ना। हाँ, उसको करेंगे बिल्कुल, जैसे ही एडिटोरियल आएगा उसको हम करा देंगे, डोंट वरी। तो बोलो यहां तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो क्या आप इस क्वेश्चन को बना लोगे? चाहे मेंस में क्वेश्चन पूछे, चाहे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, या आप खुद से अपने आप से क्वेश्चन पूछे, तो क्या उसका जवाब आप दे दोगे? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, क्यों तैयार की गई, इसका फोकस क्षेत्र क्या है, क्यों इसको लाया गया, और आज इसको हो चुके हैं कितने वर्ष? आप देखोगे 10 वर्ष से अधिक हो गए। तो ये मोस्ट है उनके लिए जो इस बार 2026 में मेंस एग्जाम दे रहे हैं। अब कुछ पॉइंट भी है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन के रूप में हमने एक पॉइंट डाले हैं, इनको भी जरा देख लीजिएगा। पीएमकेएसवाई इसको बोलते हैं शॉर्ट में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर हम बात कर ले तो 1 जुलाई 2015 को इसको खासतौर पर आश्रित सिंचाई का विस्तार करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए, कृषि में सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या था, शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? उद्देश्य केवल इतना था, सतत जल संरक्षण हो सकेगा, क्योंकि हमें जल का क्या करना है, संरक्षण करना है, और सतत उपयोग वर्तमान की आवश्यकताएं और भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हम जल का दक्षता के साथ में क्या करें, उपयोग करें। तो कुशल जल अनुप्रयोग के माध्यम से सिंचाई कवरेज का विस्तार करना और कृषि स्तरीय जल उपयोग की दक्षता में सुधार करने की बात की गई। इसके जो घटक हैं वो क्या है? त्वरित सिंचाई, लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी मिले, जल क्षेत्र विकास, और ड्रॉप मोर क्रॉप, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि पानी हम उतना ही दें जितनी आवश्यकता है, और ऐसे दें, सिंचाई ऐसे करें, उसी प्लांट, उसी पौधे को, उसी पेड़ को दें, ताकि वो और ज्यादा ग्रोथ कर सके। ऐसा ना हो उसके आस पड़ोस में सबको दे दिए, उनका कोई लेना देना नहीं था, जैसा कि सिंचाई नॉर्मली भारत का किसान करता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक कृषि विस्तार जल उपयोग दक्षता को अधिकतम करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। जैसे पाइप के माध्यम से आप देखोगे, ड्रॉप के माध्यम से पानी क्या है, सिंचाई की जाती है। इसी को कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि पेड़ के ही, उस प्लांट के ही जड़ में आपको क्या है, पानी देना है। बाकी का जो जगह है, बाकी का जो क्षेत्र है, उसको नहीं देना है, आपको उसी पे क्या करनी है, सिंचाई करनी है। खासतौर पर जो आधुनिक तकनीकी तरीके से जो आज सिंचाई की गतिविधियां हो रही हैं, बेसिकली उसको लेकर के। हर खेत पानी क्या है सर? हर खेत पानी को लघु सिंचाई के माध्यम से नए जल स्रोतों के निर्माण और आश्वासित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्रों का विस्तार करना है। तो हर खेत पानी मतलब कि नहरों के माध्यम से, नदी के माध्यम से, पौंड के माध्यम से, पोखर के माध्यम से उसको जोड़ने का प्रयास किया जाए। नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा जगह जगह पर आज क्या है, अलग अलग आपने देखी है कि नहरें वहां पर निकाल दी गई हैं, छोटी छोटी नहरें। उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य केवल इतना सही है कि ताकि सभी किसानों को क्या है, आप देखोगे जल मिल सके, और पानी जो छोटे किसान है, बड़े किसान है, सभी को वहां तक चीजें उन तक पहुंच सके। बोलो यहां तक चीजें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो एक बार क्या है, थम कर दें। सभी एक बार थम करते चले। हाँ, अगर चीजें क्लियर है तो थम कर दें। फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है, बिल्कुल। तो देखिएगा और इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सर। ये कह रहे हैं सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई मिनिमम, हाँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, हाँ। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से की गई सिंचाई है उसको हम सूक्ष्म सिंचाई कहा जाता है। तो देखो, उर्वरक या पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है। यहां पर शब्द को देखो क्या कह रहा है, उर्वरक या पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है। यह सूखा आधारित कृषि में सिंचाई का एकमात्र साधन है। क्या है?
एकमात्र साधन है। खेत के कुछ क्षेत्रों में भूजल तालिका की पुनर्वृत्ति की जांच की जा सकती है। बताइए इसमें कौन सा आपका सही है। तो कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं ABCD, आप इसको राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल, तो करें सभी करेक्ट आंसर दें, दीजिए राइट आंसर। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बी आंसर आने लग रहा है शिवम, बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल, देखो अगर हम बात कर ले यहाँ पर कह रहे हैं कि सूक्ष्म सिंचाई योजना जो लाई गई थी, इसमें अगर हम देखें जो आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ऐसा नहीं है कि सूखा क्षेत्र में केवल और केवल सूक्ष्म सिंचाई ही है। आप ड्रम से कर सकते हैं, आप ड्रोन से कर सकते हैं, आप फुहारे पर आधारित एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ना बाबू, ये गलत हो जाएगा, इट इज रॉन्ग। और यदि सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो आपका बी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। फर्स्ट आर करेक्ट कि उर्वरक या पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है ऑफकोर्स। और खेत के कुछ क्षेत्रों में भूजल तालिकाओं का पुनर्वृत्ति की जांच की जा सकती है ऑफकोर्स। यहां पर आपका फर्स्ट एंड थ्री जो है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज क्लियर, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल, साक्षी अमीषा इंडियन बिल्कुल एकदम सही, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए मेंस का क्वेश्चन आपको एक हमारी टीम के द्वारा लगा दिया गया है कि सर एक मेंस का क्वेश्चन भी मिले। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेंस का क्वेश्चन भी होना जरूरी है। बिल्कुल, तो आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी। मेंस का क्वेश्चन है कि फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियों के बारे में। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूं, लिखना आपको है। और इसको आप लिखोगे कितने शब्दों में, 200 शब्दों में आपको ये लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन को समझो क्या है। ये कह रहा है फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं। अब जरा यहां पर देखो चुनौतियां क्या है। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं। आइए जरा देख लेते हैं। सबसे पहले जो जब आप इसमें आंसर लिखोगे ना बाबू, तो कैसे लिखोगे। देखो आंसर के दो पार्ट हैं, इसमें ज्यादा पार्ट नहीं है, आपको ज्यादा पार्ट नहीं बताने, दो ही पार्ट है। एक तो है पहली बात तो आपको फसल विविधता, पहला जो आप लिखोगे उसमें लिखोगे फसल विविधता। सबसे पहली लाइन से आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो फसल विविधता से स्टार्ट होगा। और इसमें आपको लगभग 20 शब्दों में बता देना है कि भारत की जो स्थिति क्या है वो फसल विविधता के रूप में आपको दिखाई देती है। क्योंकि भारत में लगभग 400 से ज्यादा क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं। तो आप उसके बारे में एक दो लाइन लिख देंगे। फिर उसके बाद डालेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका हेडिंग डलेगी, नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे मौजूदा चुनौतियां। समक्ष क्या है, चुनौतियां। अब चुनौतियां कौन कौन सी हैं आपको यहां पर बता देनी है। अब देखो चुनौती बताने के लिए दो तीन तरीके हैं। एक तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं, एक आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसे आप लिख दोगे चुनौतियां। और जैसे आप चुनौती लिखते हो ना, आंसर देखो कैसे लिखते हैं। जैसे आपने चुनौती लिखी, चुनौती लिख करके उसके नीचे एक उदाहरण देना बहुत जरूरी होता है, तब आपका कंप्लीट होता है, ध्यान रखना। आप टॉपर की कॉपी देखो, जैसे रवि सियाग रैंक आई थी 18, ठीक है 2023 में। तो अगर आप 23-24 में आई थी, अगर आप उनकी कॉपी देखोगे ना, 2018 की नहीं, 2023 की कॉपी है वो देखोगे, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार किया था। तो आप पाओगे उनकी जो कॉपी है 2018 की, मैंने दोनों देखी है, और उसके बाद 2023 की कॉपी है, बिल्कुल अंतर है। तो वहां पर एग्जाम्पल नीचे उसका एग्जाम्पल दे दिया छोटा सा। इस प्रकार से चुनौतियां लिखो। फिर आगे क्या है आपको बताना है, उभरती प्रौद्योगिकियां। अब प्रौद्योगिकी कौन सी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी, जैसे एआई है, एआई का उपयोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर सकता है। और ये जो फसल विविधता के लिए अवसर प्रदान करता है, अवसर मतलब कि यहां पर क्या है, तीसरा जो पॉइंट आप लिखोगे वो है आपका एआई, मतलब कि आपका, या फिर मैं कहूं टेक्नोलॉजी, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो इसका समाधान कैसे कर सकती है। बेसिकली ये आपसे पूछा है लास्ट में समाधान। तो आप उसमें भी क्या है 4-5 पॉइंट बताओगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, बोलो चीजें एकदम क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगर चीजें क्लियर है तो एक बार लाइक करते चलना सभी। हाँ,
और जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, डेली बेसिस पर आपका ये सेशन होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका भारत में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना। देखिए जरा यहां पर समझते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो इसी देश के अंदर क्या है, कुछ लोग भूखे प्रताड़ित होकर के मौत के घाट जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक तरफ तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही हैं और दूसरी तरफ लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये खासतौर पर बहुत ही ज्यादा निंदनीय और चिंता का विषय आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, ये जीएस पेपर नंबर आपका 3 का ही है, इकोनॉमिक्स का फूड सिक्योरिटी वाला जो मुद्दा है उसके संबंधित है। आपका एग्रीकल्चर में आप कहेंगे या पीडीएस सिस्टम में आप करोगे, फूड सिक्योरिटी वाले में सिस्टम में आप इसको रखोगे, जो आपका सब टॉपिक है। तो यहाँ पर एक पिक्चर लगा दी गई है, हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने हैं और चारों तरफ उसके हाथ फैले हुए हैं कि हमें दे दो और हमें दे दो। ये कई चीजों को दर्शा रहा है, ध्यान रखना ये जो पिक्चर है ये कई चीजों को दर्शा रहा है। बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए कि आपके आंख पर चश्मा किस नंबर का लगा हुआ है, ये डिपेंड करता है। खैर, तो आइए जरा इसको समझते हैं, डिटेल्स में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। कहां से लिए हैं सर? ये द हिंदू में छपे लेख पर आधारित है बाबू। देखो चर्चाओं में क्यों रहा, क्योंकि अभी क्या है, संपूर्ण भारत में बड़े पैमाने पर जो खाद्य विषाक्तता की घटनाएं देखने के लिए मिली और देश की खाद्य सुरक्षा अवसंरचना की जांच के दायरे में ला दिया है। मतलब कि भारत में जो फूड आप देखोगे सिक्योरिटी सिस्टम है, उस खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से एक चर्चा का बिंदु बना दिया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक एफएसएस अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन में कमियों और बढ़ती खाद्य विषाक्तता से होने वाली मौतों को लेकर चिंताएं व्यक्त करी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है ना, सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जिस सिस्टम का आप पार्ट बनने जा रहे हो, वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। वो सिस्टम अब अच्छे से काम नहीं कर रहा है। उस सिस्टम का उद्देश्य खाना पूर्ति करना हो गया है। इसलिए कृषि प्रधान देश में उन लोगों की मृत्यु हो रही है, किसकी वजह से? खाद्यान्न वस्तुओं की वजह से। तो इसको डिटेल्स में जानेंगे, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। लगातार यहां से क्वेश्चन आते रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको लेकर के चिंता क्यों है। हेडिंग डालो कि भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर के चिंताएं, क्या क्या चिंताएं हैं। तो सबसे पहले चिंताएं हेडिंग डालेंगे, आइए समझते हैं चिंताएं क्या है। देखो पहली चिंता है, यहां पर सबसे बड़ी चिंता है वो है आपकी खाद्य विषाक्तता। मतलब सर अभी क्या हुआ है, एडीएसआई आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या की रिपोर्ट आई थी 2024 की। उसमें कहा गया कि भारत में खाद्य विषाक्तता के कारण अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो गई है? 1122 लोगों की मृत्यु हो गई है। 1122 लोगों की मृत्यु हुई है, किसके कारण? खाद्यान्न में विषाक्तता। मतलब कि जो खाद्यान्न वस्तुएं है ना, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो शुद्ध नहीं है, वो प्योर नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा मिलावट है और वो एक प्रकार से आपके लिए टॉक्सिक, एक तरीके से जहर बन चुकी है। तो ये इससे लगभग 1122 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये डाटा वो है जो गवर्नमेंट का है, बाकी के तो कितने लोग मरते हैं और कहा जाता है कि उसके कारण किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन रीजन तो कुछ और भी हो सकता है ना। हाँ, वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूएचओ ने खाद्य जनित रोगों के अनुमान लगाया और 2026 में कहा कि भोजन से लगभग आप देखोगे असुरक्षित भोजन से 866 मिलियन बीमारियां और 1.5 मिलियन मौतों का कारण बनता है। कितना? पूरे ग्लोबल स्तर पर पूरी दुनिया में 806 मिलियन बीमारियां पैदा होती हैं, किससे? खाद्य विषाक्तता के कारण, और 1.5 मिलियन मौतों का कारण बनती है। इतना ही नहीं, जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे लगभग 30% बीमारियों का बोझ वहन करते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित कर रहा है वो कर रहा है बच्चों को। आप जरा समझ सकते हैं, 30% बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है, वो इससे बुरी तरीके से प्रताड़ित और प्रभावित होते हैं। उनमें बीमारियां घर कर जाती हैं। आपने देखोगा उसमें खासतौर पर क्या हो जाता है, किसी की पसलियां, आपने देखोगा वो कई ऐसी पिक्चर देखी होंगी। आप जैसे शहर में रहते होंगे तो स्लम में कभी जाना, कभी स्लम में आप गुजर रहे होंगे, तो वहां पर कई जैसे रेलवे स्टेशन पर आपको मिल जाते हैं। उन बच्चों की बाहों जो होती है ये बहुत पतली होती है और उनका पेट जो होता है तोंद बाहर आ रही होती है। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी जो हड्डियां हैं वो अलग दिखती हैं, पसलियां अलग दिखती हैं। मतलब कि वो बच्चा इतनी बीमारियों का घर बन चुका है, आप उसको सहज खाए ठीक नहीं कर सकते। रीजन एंड दैट, क्योंकि उसको खाना ठीक से नहीं मिल पाता है। क्योंकि अधिकतर जो 90% बीमारियां जन्म लेती हैं किसी भी मानव में, वो खान पान से लेती हैं, खान पान से लेती हैं, ध्यान में रखना है।
उसके साथ साथ 2000 के बाद वैश्विक बोझ में गिरावट के बावजूद खाद्य जनित रोगों के कारण जीवन के बीते हुए कुछ वर्षों में भारत विश्व में 15वें स्थान पर बना हुआ है। इस मामले में शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है, ये ध्यान में रखना है। बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम कृषि प्रधान देश हैं, हम यहाँ से एग्रीकल्चर ही तो हमारी गुड्स हैं जो जाती हैं विदेशों में, और हमारे देश में खाद्यान्न विषाक्तता इतनी गिर चुकी है, लोग पैसे के लालच में, मनी मुद्राओं के लालच में इतने गिर चुके हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको जहर बेच रहे हैं वो लोग, जहर बेच रहे हैं, और आप सब लोग क्या है, कंज्यूम भी कर रहे हैं उसी जहर को। ये आपको सोचना चाहिए, आपको खाने से पहले जानना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? और जितना स्विगी, आप देखोगे जोमेटो ये आया है, आपको नहीं पता है ये कैसा बन रहा है, कहां बन रहा है, क्या हो रहा है, बस आपको दे दिया जाता है पैक करके और आप उसको कंज्यूम कर जाते हैं। इसके साथ साथ राज्य खाद्य सुरक्षा अगर सूचकांक की बात कर ले तो इसमें भी स्थिति बड़ी गंभीर बताई गई है। फसाई कहता है कि मानव संसाधन नियामक अनुपालन और खाद्य परीक्षण की निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण व उपभोक्ता सशक्तिकरण के आधार पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का आकलन करता है। और इस आकलन में 23-24 में लगभग 75%, कितने ध्यान रखना, कितने 75% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 100 में से लगभग 50 से कम अंक प्राप्त किए हैं, जो कमजोर खाद्य सुरक्षा के लिए दर्शाता है। आप जरा समझ सकते हैं भारत में कितनी सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है व्यक्ति। सांस की समस्या, ऑक्सीजन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। खाद्यान्न की विषाक्तता, आज हम खाने से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यहां पर चीजें बेची जाती हैं। इस देश में ये मार्केट का घर बन चुका है, और कुछ नहीं, जितना हो सकता है कमा लो, और कुछ नहीं है इंडिया में। केवल क्या है, ये मार्केट बन चुका है, एक बाजार है। और बाजार आप जानते हैं कैसे उसको बड़े बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन यूज करते हैं। आपको बिस्लरी वाला पानी दिया जाता है, आज तक आपको नहीं पता होगा उसमें कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। हम डेली पीते हैं बिस्लरी का पानी, आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा। वो 2-3 घंटे के बाद में कड़वा लगने लगता है, उसका टेस्ट ही बदल जाता है, फिर भी हम मजबूरी में पीते हैं, क्योंकि भाई पैसे देकर के आए। कई सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। नियामक निरीक्षणों और आप देखोगे नमूनाकरण में कमियां पाई गई हैं। लगभग एफएसएस अधिनियम 2006 में कहा गया कि खाद्य व्यवसाय चालकों और एफवीओ के पंजीकरण और लाइसेंस आवधिक निरीक्षण और खाद्य नमूनों प्रयोगशाला परीक्षण का अनिवार्य करता है। लेकिन क्या है, पैसे देकर के कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। बिल्कुल एकदम सही कहा शिवम ने, ज्यादा तो दूषित जो है भोजन होता है, ज्यादा तो दूषित भोजन होता है, ये बात सही है। और महंगाई जितनी बढ़ती चली जा रही है तो मिडिल क्लास क्या करता है, रात का खाना भी कई बार मॉर्निंग में खा लेता है, और वो आपकी समस्या का घर बन जाता है। कई बार फ्रिज में हम चीजों को रख देते हैं, उसमें फंगी लग जाता है, महंगी चीज होती है तो हम सोचते हैं क्यों फेंकें इसको, उसको जो फंगी लगी हुई है उसको हटा देते हैं, बाकी का तो सब कुछ ठीक है ना, चलिए कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन वो एक बीमारी हम खा गए। कभी भी फ्रिज में खुली हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, कभी भी फ्रिज में आपको सब्जी नहीं रखनी चाहिए, ध्यान में आपको रखना है। और लंबे समय तक, रात को तो कभी भी नहीं रखनी चाहिए, वो खराब हो चुकी है, आपको लग रहा है ताजी है, नहीं, वो खराब हो। संस्थागत और मानव बल की कमी यहां पर देखी जा रही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लगभग फसाई कहता है कि 40% केंद्रीय पदों के रिक्त रहने का कारण कार्य कर रही है। राज्य स्तर पर भी आप देखोगे चिंता का विषय बना हुआ है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 1000 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास केवल 130 अधिकारी ही कार्यरत हैं। जरा समझिएगा, महाराष्ट्र में जो खाद्य सुरक्षा को लेकर के अधिकारी होने चाहिए, वो कितने होनी चाहिए, 1000 की आवश्यकता है। अभी है कितने, मात्र 130। शर्म आनी चाहिए सरकार को। महाराष्ट्र में उधर आपको देखोगे तो मुंबई हैगा, मुंबई से आगे को अरब सागर हैगा, उसमें डूब के मर जाना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, आप किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अरे आपको उस पर वैकेंसी निकालनी चाहिए, और ये हर एक स्टेट की हालत है। और आप 130% से क्या है, वो सारे पूरे महाराष्ट्र को क्या है कवर करवा रहे हैं, पूरे भारत को कवर करवा रहे हैं। अब क्या, ये तो एक एग्जाम्पल है। 1000 की आवश्यकता है, अब 1000 को रोजगार मिलेगा, काम करवा रहे हैं 130 से, तो ये तो गड़बड़ी होनी तय है। आपने कभी रेलवे का फूड खाया है? जब आप रेलवे में सफर करते हैं, आप चाय पीते हैं, कभी आपने देखा है वो चाय किस परिस्थिति में बन रही है? कभी आपने देखा है वो खाना कैसे बन रहा है? तो ये जो कई चीजें हैं, आप पकोड़े तले हुए खाते हैं, कभी वो ऑयल देखा है ठीक से? रोड के किनारे आप चल रहे हैं और बस वही पकोड़े खा रहे हैं, लेकिन उसमें जो डस्ट है, उसमें जो पोल्यूशन है, वो जो ऑयल है, वो लगातार आप देखोगे यूज हो रहा है, जो आपके लिए क्या है, बीमारियों का घर बन रहा है। तो कई चीजें तो हमारी खास तौर पर क्या है, चीजें हैं जिस पर हम ही गौर नहीं करते।
उसके अलावा रासायनिक संकट और भारी धातुएं, आज डब्ल्यूएचओ कहता है हमारी खान पान और आप देखोगे जैसे चावल है, भूजल है, उनमें क्या है, प्लास्टिक है। उन सब के अलावा आर्सेनिक है। मसालों, अनाजों में, रसोई के बर्तनों में सीसा जैसे भारी धातुएं आज बढ़ते जोखिम का संकेत बन चुकी हैं और बच्चों में दीर्घकालिक रोगों और संगनात्मक हानि को पहुंचा रही हैं। बच्चे आज सोच नहीं पाते हैं। हम इतने कई ऐसी चीजें, देखो एक समय तक मिट्टी का बर्तन यूज होता था, घर में जब सब्जी बनती थी तो बड़ी अच्छी खसोई आती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, हम पहले जो पानी पीते थे घड़े का पीते थे, आज कैंपर का पानी पीते हैं बाबू, और वो होता है प्लास्टिक का, और प्लास्टिक लंबे समय में आपको हानिकारक होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं पीना चाहिए, लेकिन कैंपर की भी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि यूज आप करते हैं। ऐसा ना हो कैंपर रखा है वो चल रहा है, उसकी जांच करना, उसकी पड़ताल करना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप उसका वाटर पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए आपकी आवश्यकता है। जिस रसोई में आप खाना बनाते हैं उसकी साफ सफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। जहां से आप ऑर्डर कर रहे हैं उसको देख लेना, रेस्टोरेंट को, आपकी जिम्मेदारी है। जहां आप जा रहे हैं कहीं पर चाय पी रहे हैं उसकी साफ सफाई देखना आपकी जिम्मेदारी है। ये हाइजीन ही है जो आपको क्या कर सकता है, साफ कर सकता है, सुथरा कर सकता है और आपको बचा सकता है। इट इज क्लियर? नहीं, ऐसा नहीं है बाहर का सामान नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, खाना चाहिए, लेकिन देखकर खाना चाहिए। साफ सफाई कितनी है उसके अनुकूल खाना चाहिए। और मैं ये कहूंगा मैक्सिमम बचना चाहिए, मिनिमम खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है चलो लाओ, मैक्सिमम बचना चाहिए, मिनिमम खाना चाहिए। हेल्दी फूड खाओगे तो हेल्दी रहो, अन्यथा बीमारियां लगातार। कल के टॉपिक में, कल का टॉपिक याद होगा आपको, भारत में मैंने आपको बताया था कि लगातार भारत में क्या है, जो यूथ है वो क्या है, बीमार बनता चला जा रहा है। कल का आपको एडिटोरियल याद होगा तो वो इसी से कनेक्ट करता है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, खाद्य मिलावट तो हो ही रही है, इसमें कोई दोहरा गिरा नहीं है, एकदम खाद्य मिलावट हो रही है, इसमें तो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि आप देखोगे एथिलीन और ग्लाइकोलोन कंटेमिनेटर मिल्क जैसे कृत्रिम और विषैले योजकों का उपयोग गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर रहा है। मैंने कई ऐसे वीडियो आपने भी देखे होंगे, हम जैसे अमूल का दूध लेकर के आए या विभिन्न जो भी है, जो पैकेज वाला पाउच में दूध मिलता है ना, 35 रुपए का, 12 रुपए का, 24 रुपए का, जो भी मिलता हो, दही मिलता है, बेसिकली वो दही नहीं है, वो केमिकल है, और आप उसको शौक के साथ में, शहर में मजबूरी भी है, आप पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, लेकिन बेसिकली कई बार वो पाया गया उसमें प्लास्टिक होती है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दे दी जाती हैं। आप खासतौर पर केक बहुत अच्छे से कंज्यूम करते होंगे, उसके साथ साथ पेस्ट्री बहुत अच्छे से कंज्यूम करते हैं, वो क्या है, वो सब पाम ऑयल है, आपको दे दिया जाता है, वो फैट इकट्ठा करता है आपकी बॉडी के अंदर और कुछ नहीं करता। आजकल शहर के लोगों में एक नई बीमारी, और गांव में भी हो रही है, शहर के लोगों में क्या एक नई बीमारी है, वो लगातार फैटी होते चले जा रहे हैं। बच्चा है अभी 8 साल का, वेट हो गया 80 kg, है कि नहीं, बोलो। चीजें ये बहुत जल्दी, माता अभी देखी थी शहर में जाती देखे तो ऐसी हो गई है। माता पहले गांव में रहती थी, लेकिन जैसे बेटा शहर में ले गया 1 महीने में ऐसी हो गई। रीजन एंड दैट, क्योंकि आपने क्या किया है, जितना हो सकते हैं फैटी तो कंज्यूम किया, और माता जी फिर ऐसे हो गई है। इट इज क्लियर या नो? हाँ बिल्कुल। इन सब के अलावा भ्रामक विपणन, मतलब कि आप देखोगे हेल्थ वॉशिंग किया जाता है आपके साथ में, एक शब्द है हेल्थ वॉशिंग, ध्यान में रखना है इसको। हेल्थ वॉशिंग आपसे पूछा जा सकता है, जब ग्रीन वॉशिंग पूछा जा सकता है तो हेल्थ वॉशिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, हाँ, फ्रूटी वगैरह ये सारी चीजें। भ्रामक विपणन की बात कर लें तो हेल्थ वॉशिंग, ये शब्द याद रखना, पूछा जा सकता है। यह बढ़ती हुई खाद्य सुरक्षा चिंता के रूप में उभरा है, जिसमें कुछ खाद्य व्यवसाय चालक, मतलब कि एफवीओ, भ्रामक लेबलिंग और अप्रमाणित स्वास्थ्य दावों के माध्यम से उत्पादों का वितरण करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये आप देखोगे ऐसा प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हेल्थ वॉशिंग आप देखोगे यूज कर रहे हैं। इस बात को क्या है, ध्यान में रखना है। वर्ष 2025-26 में फसाई ने 100% नेचुरल जैसे शब्दों के दुरुपयोग और गलत पोषण संबंधी या रोग उपचारक दावों सहित भ्रामक दावों के लिए कई ब्रांडों के विरुद्ध भी नियामक कार्रवाई की थी, क्योंकि कई बार कहते हैं ना 100% टैग लगा देंगे कि ये अमूल है दूध, 100% प्योर दूध है, 100% आप देखोगे पतंजलि का है। मसालों के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े थे, किसको, रामदेव बाबा को। क्यों? क्योंकि 100% वो बता रहे थे ये सब क्या है, नेचुरल है। आप समझ सकते हैं मिलावट। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चिंताएं हैं, तापमान संबंधी चिंताएं, लगातार आप देखोगे तापमान बढ़ रहा है,
स्वच्छता संबंधी बाधाएं हैं, क्योंकि साफ सफाई आप देखोगे नहीं हो पाती है। साल्मोनेला और ई कोलाई का प्रमुख वाहक बन जाता है। अब इसको उपाय क्या क्या कर सकते हो आप, उपायों की बात कर लें, क्योंकि चिंताएं तो इतनी सारी आपने बता दी हैं। उपाय क्या हो सकते हैं, तो उन उपायों को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो उपाय क्या क्या है। सबसे पहला उपाय है आपका टर्नओवर आधारित दंड होना चाहिए। कुछ कंपनी क्या करती हैं, उनका टर्नओवर है 100 का, लेकिन उन्होंने 120 कर दिया। काहे भाई, क्योंकि लालच है ना, मुद्राएं जितनी हो सके कमा लिया है। तो और खासतौर पर उस पर लगना चाहिए। पहला फुल टर्नओवर उससे अधिक जा रहा है तो उस पर रोको। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप देखोगे सक्षम कोल्ड चेन बना दी गई है, जो कि आप देखोगे क्या है, आईओटी पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स तापमान, आर्द्रता और ह्यूमिडिटी सेंसरों को अनिवार्य स्थापित कर जानी चाहिए, ताकि वो बता सके उस पर कि ये प्रोडक्ट कब का है, कैसे हुआ है। इस देश में एक्सपायर चीजें बिकती है, उसको रोका जाए, इसका उपयोग किया जाए। सूक्ष्म उद्यमशीलता प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि फसाई अनुपालन को सीधे डिजिटल क्रेडिट एक्सप्रेस मतलब कि पीएम स्वनिधि से जोड़ा जाए। मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी आंखों से फसाई के कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को देखा है। और वो क्या करते हैं, किसी आप बनवा सकते हैं, आप फसाई से एक पर्चा बन जाता है आपका 10-12 हजार रुपए का। अगर आपने कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट खोला है तो आपका बन जाएगा 20-25 हजार का, जो भी बनेगा। आप थोड़ी सी मुद्राएं और दीजिए, वो सारी चीजें पास करके आपको दे देंगे। दैट्स इट, हो गया काम। मैंने देखा है अपनी आंखों से, इस देश में सब चलता है। चलिए आगे, कभी करप्शन वाला हुआ ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और अपनी ही अनुभव आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मेरी लाइफ के ये अनुभव है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। कभी करप्शन अगर मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें बताएंगे, यहां पर नहीं। इट इज क्लियर। चलिए, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं सुधार में, आप फर्म टू फोर्क कर सकते हैं, क्योंकि एकीकृत डैशबोर्ड बनाओ जिसमें अंतर मंत्रालय और डिजिटल लेजर और खाद्य भारतीय जो खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई कृषि मंत्रालय सम्मिलित हो और कई को एक साथ सुनिश्चित किया जाए। एकीकृत डैशबोर्ड बना दो, उसी पर सारी चीजें आपको पता चल सके, तो कोई भी भ्रामक नहीं होगा और उसके साथ साथ चीजें क्या हो सकेंगी, सही से की जा सकेंगी। हेल्थ वॉशिंग जो है शब्द जो है, ये हेल्थ वॉशिंग जो कंपनी कहती है 100% आपका प्योर है, उस पर थोड़ी सी सतर्कता बरती जानी चाहिए। तो हेल्थ वॉशिंग पर सर्वोच्च न्यायालय फसाई को निर्देश दिया है कि वह प्री पैकेज जो पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थ हैं उस पर क्या करे, फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लेवल लगाना अनिवार्य कर दे और बताए कि इसको खाने से क्या क्या हो सकता है, उसमें पूरी डिटेल जानकारी दे, अन्यथा उसको बैन करो। तो ये सारी चीजें। नागरिक विज्ञापन जो आपके कार्यकर्ता हैं उस पर सतर्कता होनी चाहिए, क्योंकि एकीकृत मोबाइल फर्स्ट फूड वॉच ऐप विकसित किया जाना चाहिए। इन सब के अलावा टैग रिपोर्ट आदि सारी चीजें होनी चाहिए, स्वचालित डैशबोर्ड होना चाहिए, और भी जो आप सोच सकते हैं वो भी आप इसमें क्या है लिख सकते हैं कि सर ये भी इसका समाधान हो सकता है। निष्कर्ष के तौर पर आप क्या कहोगे, निष्कर्ष के तौर पर आप दोनों चीजों को समराइज करोगे और कहोगे क्या कि खाद्य विषाक्तता के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भारत को तत्काल एक फार्म टू फोर्क ढांचे की आवश्यकता है, जो संस्थागत कमियों को दूर करे, परीक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाए तथा टर्नओवर आधारित कठोर दंड व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करे। महत्वपूर्ण रूप से एक सुदृढ़ खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र केवल अनुपालन का विषय नहीं है, यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति के लिए आधारभूत है। विशेषकर भुखमरी की समाप्ति एसडीजी जो आपका सेकंड है, उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करना एसडीजी 3, और उत्तरदायी उपभोग का उत्पादन करना और उसको बढ़ावा देना एसडीजी 12। तो तीन यहाँ पर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपने क्या है कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये निष्कर्ष आपका होना चाहिए। बोलो मजा आया कि नहीं। टॉपिक ऐसा जबरदस्त एकदम, मुझे लगता है कि कोई आपको यहाँ पर डाउट नहीं होगा और एकदम चीजें क्लियर तरीके से मैंने आपको आपकी लाइफ से रिलेवेंट करके इसको जमीनी स्तर पर आपको बता दिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इट इज क्लियर या नो। अगर हो गया है क्लियर तो एक बार थम कर दें सभी, ताकि मुझे पता चल सके कि चीजें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं। मेंस का क्वेश्चन है, एक मेंस का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेंस का क्वेश्चन है, आप मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखिए मेंस का क्वेश्चन क्या है, खाद्य सुरक्षा भारत में एक महत्वपूर्ण शासन चुनौती के रूप में उभरी है। क्या बोला है यहाँ पर, चुनौती। तो खाद्य सुरक्षा क्या है, एक महत्वपूर्ण शासन चुनौती, वही कमियां हैं भाई। अभी जो हम बात कर रहे थे, हमारा जो विषाक्तता है, जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही कोलैप्स कर रहा है। सभी के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने में मौजूद संस्थागत और नियामक कमियों का परीक्षण कीजिए। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको कमियां बतानी है और एडिटोरियल आपके सामने है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको लिखना है आंसर। जब आप लिखोगे, मैं हिंट्स कर देता हूं, समझा देता हूं इसको, इसका फ्रेमिंग कर देता हूं कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले आप जब लिखोगे तो पहले लिखोगे आप खाद्य
सुरक्षा। क्या लिखोगे? सुरक्षा। अब खाद्य सुरक्षा पर आपकी जो लाइनें हैं वही 3-4 लाइनें लिख दो, दैट्स इट। उसके बाद में जो इसमें सुरक्षा भोजन सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत चुनौतियां पहली, अब दूसरी हेडिंग डालोगे संस्थागत। कैसी डालोगे? संस्थागत चुनौतियां। ये आप लिखेंगे, आपके पास में कंटेंट है, आप लिख दो 4-5 पॉइंट इसमें बता दो कि ये चुनौती है। तीसरे पॉइंट में आपको बताना पड़ेगा नियामक की कमियों का परीक्षण, मतलब कि नियामक वाली भी है तो नियामक आप बता दो, इसमें भी आप 4-5 पॉइंट लिख दो। फिर आप इसका समाधान भी, क्योंकि भाई चुनौतियां हैं तो चुनौतियों में क्या करना है, समाधान आपको सुझाव देना जरूरी है। तो जो सुझाव आप दोगे उसमें समाधान होगा, और एज ए कलेक्टर आईएएस अधिकारी का ये दायित्व भी होता है, जो राजा होता है ना वो प्रजा का सोल्यूशन समाधान करता है समस्याओं का। जब आप सुझाव दोगे तो वही आपका कंक्लूड हो जाता है, निष्कर्ष। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। इट इज क्लियर या नो? तो ये फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, लिखना आपको है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन लिखवाने जाऊंगा तो फिर टाइम क्वेश्चन में ही चला जाएगा। और एक क्वेश्चन को लिखना, लिख करके समझाना अपने आप में आधे घंटा, 1 घंटे में बहुत अच्छे से समझाया जाता है एक क्वेश्चन, 200 वर्ड का, मतलब कि शब्दों का। चलिए, बहुत ही बढ़िया, चीजें एकदम क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, करिएगा। 2018 में आया था ये क्वेश्चन। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के क्या है, प्रभार में है। आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। ऑब्वियसली आप इसका राइट आंसर यू ही दे देंगे, इसमें कोई दो राय ग्रह नहीं है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? बोले सर इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं आता है, तो इसमें केवल और केवल आपका पहला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये भी 2018 का है। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018, पहला, केवल गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये लाइन खींची गई है, एक लाइन है ना, गरीबी रेखा की ये लाइन है, तो इसके ऊपर होता है एपीएल, अबर पॉवर्टी लाइन, और ये है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसमें दोनों आते हैं, इनको मिल जाता है 25 केजी और इनको मिल जाता है 35 केजी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है केवल यही मिलते हैं, दोनों को होता है, इससे ऊपर वाले भी इससे नीचे वाले भी। राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है घर की मुखिया होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसी को ही क्या मिलेगा, राशन मिलेगा, यही घर की मुखिया बना दी गई है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भ अवस्था के दौरान तथा उसके बाद 6 महीने तक प्रतिदिन 600 कैलोरी का टेक होम राशन मिलता है। देखो, ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी, जो आपका फूड सेफ्टी जो एक्ट है 2013 का, उसके तहत नहीं मिलता है बाबू। उसको लेकर के एक अलग, जो आपकी गर्भवती महिलाएं माताएं होती हैं उनको अलग से एक स्कीम है, उसके तहत मिलता है, ना कि इसके तहत उसको यहां पर मिलता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा इसमें सही है, और सही आपसे पूछा गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इट इज क्लियर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल प्रियंका, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये देखो, ये एक तरीके से प्रीलिम्स फैक्ट है। अब हमने दो देखो मेंस के क्वेश्चन आपसे कर लिए, बहुत अच्छा एडिटोरियल किए हैं। हाँ, ये आपका प्रीलिम्स ओरिएंट है, एकदम प्रीलिम्स फैक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फैक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। केवल ऐसे मिलेगा आपको, इससे क्वेश्चन ये पूछेगा, डबल कोमा में कर देगा भारत टैक्स क्या है 2026, बस और कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है, इसको अगर हम बात कर लें तो अभी क्या है, प्रधानमंत्री जी इस पर बहुत ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं और होनी भी चाहिए। भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र मेले का एक आयोजन किया जाएगा। ये वस्त्र मेला है, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो है, भारत टैक्स 2026। इसमें टेक्सटाइल, फैशन और सस्टेनेबिलिटी की बात होगी। भारत टैक्स 2026 भारतीय वस्त्र उत्कृष्टता को वैश्विक विकास के ताने बाने से जोड़ने की पहल है। ये क्या करेगी, वैश्विक स्तर पर जो भारतीय वस्त्र हैं उनको खासतौर पर एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है, इसको आगे लाया जा रहा है। और इसमें खासतौर पर ये जो स्टार्ट किया गया है, अगर हम बात कर ले तो भारत मंडपम नई दिल्ली में ये
14 से 17 जुलाई तक आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि किया जाएगा। ठीक है, टेक्सटाइल इकोनॉमी या इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना है और ये भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय के तहत हो रहा है, ये ध्यान में आपको रखना है। और इसमें उद्योग संगठनों मंचों को एक साथ लाने का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को भी इसके अंतर्गत प्रमोट किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है क्या कि सस्टेनेबिलिटी होगी, प्रौद्योगिकी होगी, नवाचार, निवेश और राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का वैश्विक नेतृत्व की क्षमता को यह प्रदर्शित करेगा। इसमें 5 ऐप को आपको ध्यान में रखना है, जो दूरदर्शी एक आप देखोगे विजन है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। पहला है आप जो इसमें 5 है ना, तो पहला है फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू आप देखोगे फॉरेन, मतलब कि आपको विदेशों में लेकर के जाना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। टेक्सटाइल आप एक तरीके से वैल्यू चेन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये इसका है और कुछ ऐसा नहीं है। हाँ क्लियर, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट था जो बहुत जरूरी है, पीआईबी में था तो हमने वहां से ले लिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब ये आईआर से संबंधित है। किससे संबंधित है? आईआर से संबंधित है। भारत और जापान, अभी क्या हुआ है, जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत की यात्रा पर आई हुई हैं, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें चीजें रही हैं। तो भारत जापान बिजनेस फोरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें कही हैं, उनको जो मोस्ट थी हम उनको लेकर के आए। बाकी बहुत बड़ा भाषण होता है, राजनीतिक भाषण, आप पढ़ने जाओ आपको लगेगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण क्रक्स है आपकी परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है, आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ना। वैश्विक स्तर पर जब आप जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो आईआर में आपसे ऑब्वियसली बनता है आंसर। भारत और जापान संबंध वाकई स्पेशल है। देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत और जापान के जो संबंध है वो बहुत स्पेशल रहे हैं, और यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप की सफलता कई उज्जवल उदाहरण भी उन्होंने गिनाए, और उसमें से अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया है। पहला क्वेश्चन तो यही है, ये जो मारुति सुजुकी है कहां की कंपनी है? तो जापान की है, और अभी एक नया प्लांट बना रही है कहां पर? हरियाणा, हरियाणा के खरखोदा में। हरियाणा में एक खरखोदा है, हमारे पास में भी एक खरखोदा है, हमारे गांव के पास में भी है, लगभग 3-4 किलोमीटर खरखोदा। तो ये खरखोदा हरियाणा का है, वो उत्तर प्रदेश का। तो खरखोदा में क्या है, मारुति सुजुकी एक नए प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। आज पूरे विश्व में क्या है, सुजुकी की 2/3 जो कार्स हैं वो भारत में बनती हैं, और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो भारत में जापान बनाता है और यहां से वो बेचता है। प्रधानमंत्री जो आई थी उनका नाम है ताकाइची, ताकाइची। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मोटर बाइक बहुत शौक की हैं, ठीक है, उनको मोटर बाइक का बहुत शौक है, वो शौकीन भी रहे हैं। और यहां पर अगर हम बात कर ले, कावासाकी, यामा और इन सब के अलावा होंडा बाइक्स भी भारत में आज विश्व में एक्सपोर्ट होती हैं। तो जो आपकी कावासाकी जो आती है ना, बहुत हैवी बाइक होती है, बहुत महंगी आती है। यामा, होंडा की है, ये जो बाइक है ये सब होती है। सुजुकी की जापान की कंपनी है, ये आपको पहली बार देखने के लिए मिल रहा होगा। ये कंपनी है जो हमारे घरों में है आज, इनके जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये सब कहाँ की है? विदेशी कंपनी है, और उन पर टैग लगा देंगे मेड इन इंडिया। अंदर है सब चाइना, जापान, सिंगापुर वगैरह वगैरह। हाँ, इसी तरह से एयर कंडीशनर हो या फिर पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत की स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया उसका फायदा उठाती है। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जापान और भारत के संबंधों में एक नई प्रगाढ़ता है, और हमारे संबंध कोई आज के नहीं है बल्कि हमारे संबंध पुराने हैं। जापान से 100 साल पुराने संबंध हमारे रहे हैं। ये जापान की प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर आपको दोनों एक साथ विजिबल हो रहे हैं। इन सब के अलावा इसमें अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी, एआई, डिफेंस, हेल्थ जैसे अनेक विषयों पर एग्रीमेंट किए गए हैं, और पार्टनरशिप इन सब के अलावा फ्यूचरिंग जिसमें टाइमलाइंस भी बन जाएगी, और सरकारों के बीच में एक तरीके से स्ट्रेटेजिक सीजनरी कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात है कि क्लैरिटी यहां पर दिखाई दे रही है, और इसमें आउटकम्स के बदलते जिम्मेदारी आपको भी दिख रही है। जहां जापान टेक्नोलॉजी, भारत मार्केट पोटेंशियल मिलकर के सेमीकंडक्टर, फार्माक्यूटिकल्स, मिनरल्स और दुनिया को आप देखोगे रेजिलेंट सप्लाई चेन प्रस्तुत करते हैं। वहां का पैसा, वहां की टेक्नोलॉजी और भारत की लेबर, भारत की जमीन उसके लिए काम करेगी।
जहां जापान कैपिटल और भारत क्या करेगा, एम्बिशन मिलाकर के उस पर टैग लगाएगा थोड़ा सा अपना। इन सब के अलावा शिप बिल्डिंग, मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी में नई ग्लोबल लीडरशिप तैयार करे, दोनों देश मिलकर के आए। भारत और जापान के स्टार्टअप्स में एआई, क्वांटम और वाइगो टेक के विश्व के नेक्सस जनरेशन आप देखोगे सॉल्यूशन आएंगे, ये सब कह रही हैं। दोनों देशों के बीच में ये वार्ता हुई। तो एरोस्पेस और डिफेंस में अभूतपूर्व सहयोग और ग्लोबल सिक्योरिटी में योगदान मजबूत करें, दोनों देश मिलकर के। और भारत ने जो आपका चंद्रयान 5 जाएगा वो किसके सहयोग से जाएगा, 5 है या 4 है, वो किसके सहयोग से जाएगा, चंद्रयान जो 4 है वो किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से ही जाएगा। तो भारत वहां पर भी क्या है, बात कर रहा है इन सभी सेक्टर। तो यही था, इसमें और कुछ खास ज्यादा नहीं था। नहीं, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, हमारी तरफ से नेटवर्क एकदम क्लियर है। अब आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें कोई दो राय ग्रह नहीं है। हाँ जी, आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा। आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी तरफ से एकदम सही है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का करंट अफेयर। आई होप कि मुझे लगता है आज का करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए भी, प्रीलिम्स वालों के लिए भी, है ना, पीसीएस मंडे एग्जाम यूपीएससी के लिए तो होता ही है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ ले, और उसके बाद सेशन को यहीं पर हम क्लास को एंड करेंगे। आपका अगर कोई डाउट है तो आप आवश्यक रूप से पूछ लीजिएगा। चलिए, आई होप कि मुझे लगता है आपका कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें एकदम क्लियर है। चलिए, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना और फीडबैक देना मत भूलना अपना। तो मिलते हैं आपसे फिर शाम को 7 बजे, और सभी आया करो, देखो 7 बजे सभी आया करो। वो अब मुझे उम्मीद है कि आप में से जिसका नहीं हुआ है, जिसका हुआ है वो तो तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगा भाई उसको भी क्लास करनी चाहिए, देखना चाहिए, टाइम निकाल करके जरूर। ठीक है, मेंस आप लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, और हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है उसके लिए। लेकिन थोड़ा पीसीएस को भी ध्यान में आपको रख के चलना पड़ेगा, और उससे आप दरकिनार नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको शाम 7 बजे लाइव सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक, बाय।